सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। इतिहास के सिर्फ 35 प्रश्नों में साथियों कंप्लीट रिवीजन करेंगे इतिहास का, यानी कि इतिहास का संपूर्ण निचोड़ जो है इन 35 प्रश्नों में साथियों आपके लिए समाहित किया गया है। इसलिए क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि इतिहास के पिता के बारे में ये कौन थे, यानी कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि कुल मिला के फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इतिहास के पिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो हेरोडोटस का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह किसका धर्म ग्रंथ है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है? साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें, जो त्रिपिटक है यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। आपसे एक प्रश्न बनता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आपसे दो प्रश्न और बनते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, यह बताइए, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, यह बताइए। तो जन्म तो लुंबिनी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। साथियों इतिहास का कंप्लीट रिवीजन देखेंगे हम लोग इस एकमात्र वीडियो से। कलहड़ की पुस्तक का नाम आपको बताना है, यानी कि कलहड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित है ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को तो चाणक्य ने लिखा था। इंडिका की बात करें तो इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा था। यह बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर पुराण की हम लोग साथियों बात करें, एक है मत्स्य पुराण, आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण कौन था? तो मत्स्य पुराण आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की। तो कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेदव्यास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, शुकदेव के द्वारा या वाल्मीकि के द्वारा? यहां पर साथियों अगर बात करें वेदव्यास की, तो महाभारत के रचनाकार कौन है? वेदव्यास है, आपको याद रखना है। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? तो साथियों पाणिनि के द्वारा लिखित है। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार आप सभी लोग इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को भाई शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करके वापस आ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर चल रही है। अगला प्रश्न देखिए कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? साथियों देखिए अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंध प्रांत में है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। कहा था साथियों आपसे कंप्लीट रिवीजन आपको इस क्लास में करवा दूंगा, यानी कि जो एग्जामिनर आपसे परीक्षा में प्रश्न करता है इतिहास से, एकमात्र प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे दावे से के साथ कह सकता हूं साथियों। यहां पर अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है? तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? देखिए बात करें अगर हम लोग जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपसे पूछे जाते हैं 23वें और 24वें, ये तीन तीर्थंकर आपको पूछे जाते हैं। तो पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये जो पहले तीर्थंकर थे यही जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, ऋषभदेव। अच्छा 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ का नाम आपको ध्यान रखना है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी
24 में तीर्थकर थे। यानी कि जैन धर्म में कुल जो तीर्थकर हुए हैं वो कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। आप सभी लोग याद रखेंगे। महावीर स्वामी की, जैसे कि अभी मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया, उनका जन्म स्थान, उनका मृत्यु कहां पर हुई थी, उसी प्रकार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, तो गुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और पावापुरी कहां पर है? ये बिहार में है। ये सभी जानकारी आप सभी लोगों को अपने माइंड में स्टोर करना पड़ेगी, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा अगर आपको परीक्षा को फतेह करना है। अगला प्रश्न देखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो आप सभी लोग देखिए, याद रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अच्छा, एक शासक हुए थे गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त। तो ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कि भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। लेकिन प्रश्न जो इस बार बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को साथियों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी। तराइन की दो लड़ाइयां हुई साथियों। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में और दूसरी लड़ाई अगले साल उसके 1192 में हुई। तो पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी ये आपको बताना है साथियों। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। आपको ध्यान रखना है, तराइन की पहली लड़ाई में तो मोहम्मद गौरी हार गया था, जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ अगली साल, तो मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया दूसरे युद्ध में। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में। तो आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में, 1347 में, 1206 में या 1526 में? तो साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है, विजयनगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता देना। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। आपसे पूछा जाएगा कि बहमनी राज्य की स्थापना जब हुई तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो उस समय भी मोहम्मद तुगलक का शासनकाल साथियों चल रहा था। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की। सभी का उत्तर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि कश्मीर का एक शासक था, कश्मीर का अकबर कहलाया जाता था। तो उस कश्मीर के शासक का नाम आपको बताना है, क्या है? शमसुद्दीन शाह है, सिकंदर बुतशिकन है, या हैदराबाद हैदरा शाह है, हैदर शाह है, या जैनुल आबदीन है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को साथियों कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी, ये किसके बीच लड़ी गई थी? ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ा गया था। मराठों में किसने लड़ा था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लड़ा था। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अच्छा, बाजीराव के नाम से मुझे याद आ गया कि बालाजी बाजीराव को क्या कहा जाता था, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो नाना साहेब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नाना साहेब किसको कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों यहां पर बात करें, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला आंदोलन जो था वो कौन सा था? ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, या रामकृष्ण मिशन? क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर बात करें तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधारात्मक आंदोलन था वो ब्रह्मा समाज के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ये बातें आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? साथियों आपका उत्तर यहां पर गलत ना हो जाए
तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग कर दीजिएगा। देखिए, बात करें अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई, यानी कि किसने अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू करने की स्वीकृति दी, तो स्वीकृति किसने दी? विलियम बेंटिक ने दी। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज की स्थापना तो कब की गई थी, यानी कि किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो साथियों 1828 में की गई थी। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो राजा राममोहन राय नाम, ये महत्वपूर्ण है। इस नाम से साथियों दो प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता कौन है, तो राजा राममोहन राय है। आपसे दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक कौन है, तो आपको क्या बताना है? राजा राममोहन राय है। ये दो प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या है बताइए। देखिए, बात करें डलहौजी का यहां पर जिक्र किया गया है, तो आपसे अगर पूछा जाए वुड डिस्पैच किसने लागू किया था, तो डलहौजी के द्वारा ही वुड डिस्पैच लागू किया गया था। एक आपसे और प्रश्न बनता है कि किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। यहां पर जिक्र आया है विलियम बेंटिक का, तो विलियम बेंटिक के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा, भारत के पहले गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक हो गए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये दो कंफ्यूजन बहुत होता है, आपको मुझे पता है, एक तो विलियम बेंटिक में और वॉरेन हेस्टिंग में, जो दोनों ही कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो चुके हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आपसे पूछा जाए भारतीय दंड संहिता किसके समय में शुरू की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, यहां पर उदारवादी चरण कहा जाता है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, एओ के नेतृत्व में हुई थी। लेकिन पूछा जा रहा है कि कहां पर हुई थी, आपसे यह पूछा जा रहा है साथियों। तो बंबई में हुई थी। आप सभी लोगों को याद रखना है, और जिनका भी आंसर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, या मदन मोहन मालवीय को? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पर साथियों बाल गंगाधर तिलक का जिक्र है, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई? बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई। गांधी जी का यहां पर जिक्र आया है साथियों। गांधी जी को क्या क्या कहा जाता है मैं आपको बता देता हूं। एक तो अगर आपसे पूछा जाए मलंग बाबा के नाम से किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को जाना जाता है। भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को कहा जाता है। भिखारियों का राजा किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को कहा जाता है। और कर्मवीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो गांधी जी को ही कर्मवीर के नाम से जाना जाता है। साथियों, मैं आपका रिवीजन भी यहां पर करवाता चल रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों। तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, यानी कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आया है, तो आपको ध्यान देना है लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, या लॉर्ड डफरिन के समय, या लॉर्ड कर्जन के समय में। आप सभी लोग याद रखेंगे यहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन था। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्रा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या
सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो लिखी थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को, या मैडम भीकाजी कामा को? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों कि मैडम भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता था। देखिए यहां पर तो भारतीय क्रांति की जननी आ गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बात करें अगर गीता रहस्य की तो यह भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि आंसर जो चला जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था भारतीय क्रांति की, ठीक है, भारतीय क्रांति की यहां पर आपसे के सामने लिखा हुआ है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। और जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी जी ने? बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साथियों जय हिंद का नारा दिया गया था, यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या भगत सिंह ने? तो साथियों किसने कहा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र का ये नारा था और सुभाष चंद्र ने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है। तो आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो यहां पर आपके लिए आए तो आप सभी लोग उसको क्या वॉच कर लें भाई और अपनी परीक्षा को फतेह कर लें। देशबंधु की उपाधि से सम्मानित है, यानी कि देशबंधु की उपाधि किसको दी गई है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर तो देशबंधु आ गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई है तो एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। आपसे पूछ लिया जाए लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है तो जयप्रकाश नारायण को साथियों लोकनायक की उपाधि दी गई है। यहां पर अगर हम लोग बात करें देशबंधु की उपाधि किसे दी गई है तो चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहां पर हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, या कलकत्ता में? बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था साथियों। आपसे एक प्रश्न बन जाता है अक्सर कि अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथियों गुरु रामदास, ठीक है, ये गुरु थे, सिख धर्म के गुरु थे ये। तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। ये जानकारी आप सभी लोगों को अपने माइंड में साथियों स्टोर रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल भी कह सकते हैं या गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें इटली होंगे, माउंटबेटन होंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे? तो आपको ध्यान रखना है साथियों माउंटबेटन, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो माउंटबेटन थे। आप सभी लोगों को याद रखना है। यानी कि दो बातें आपको ध्यान देना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन बताना है, और अगर आपसे ये पूछे जाए कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बताना है। ये दो बातें साथियों आपको ध्यान रखना है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो राजगोपालाचारी थे। चलिए,
तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है कि आनंद मठ के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे, सरोजनी नायडू होंगी या अरविंद घोष होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों आनंद मठ के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो आनंद मठ के लेखक हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जिक्र आया है साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो अगर आपसे पूछा जाए गीतांजलि के लेखक कौन है तो गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दोनों ही जानकारी आप सभी लोगों को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इस्पात का चौकटा किसको कहा जाता है, बताइए भाई। भारतीय नागरिक सेवा को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, स्वराज पार्टी को या इनमें से किसी को नहीं। तो निम्न में से इस्पात का चौकटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा किसको दी गई है, भारतीय नागरिक सेवा को दी गई है। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है। देखिए बात करें स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यह बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचनाएं हैं, तो उस लेखक का नाम क्या है जिन्होंने गोदान और गबन नामक की रचना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, कालिदास या निराला। साथियों कालिदास को तो भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। गोदान और गबन के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान और गबन के रचनाकार हैं। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछे जा रहे हैं। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर राधाकृष्ण, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बात करें यहां पर आपको ध्यान देना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे, आप सभी लोगों को याद रखना है। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। देखिए बात करें अभी हमने देखा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। लेकिन आपसे ये पूछे कि स्वीकृति किसने दी थी, तो विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा की स्वीकृति दी थी भारत में। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, सेना के सुधार से संबंधित है तो नहीं, सती प्रथा की समाप्ति से बिल्कुल नहीं, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। और आप सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे 35 प्रश्न साथियों इतिहास के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आप सभी की परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे साथियों। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और कमेंट सेक्शन में भी एक बार बता देंगे क्लास आपको कैसी लगी साथियों। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।